हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। कैसे हालचाल हैं आप लोगों के? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है दोस्तों आप लोगों की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। मैंने इंटरेस्टिंग चैप्टर क्यों बोला? इससे पहले हम लोगों ने ऑडिट के 2 चैप्टर्स अपने कंप्लीट किए और उन दोनों चैप्टर्स की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि बहुत इजी चैप्टर्स हैं। बट इस चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग में मैं आपसे बोल रहा हूं कि बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आखिर ये चैप्टर नंबर 3 बाकी पहले हमने जो 2 चैप्टर्स पढ़े उनसे किस तरह से अलग है, डिफरेंट है। देखिए, हमने इससे पहले जो 2 चैप्टर्स अपने पढ़े थे वो हमें ऑडिट की थ्योरेटिकल साइड को शो करते हैं। हमने ऑडिट क्या होता है समझा, कैसे कितने टाइप की ऑडिट्स होती हैं, ये चीजें हमने समझी थ्योरेटिकली। बट ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, ये हमें आपको बच्चों ऑडिट की प्रैक्टिकल साइड शो करेगा, आपको ऑडिट की प्रैक्टिकल अप्रोच से फील कराएगा। क्लियर है ये चीज? हम देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर का नाम क्या है। देखिएगा, इस चैप्टर का नाम है दोस्तों ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट नोटवर्क। इस चैप्टर के अंदर आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली कोई चार्टेड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग सीए जब किसी कंपनी के अंदर किसी कंपनी के अंदर जब ऑडिट करने के लिए जाता है तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है ऑडिट और फिर कहां पर जाकर कंक्लूड होता है, खत्म होता है। और जब हम इस प्रैक्टिकल अप्रोच को पढ़ेंगे ना कि ऑडिट की शुरुआत कैसे हुई, पहले कंपनी ने ऑफर दिया, ऐसे ऑडिट का प्रोसेस शुरू हुआ। ये जो चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा है, ये चैप आप ये बोल सकते हैं कि ये एक तरह से स्टेप 1 है और ये लास्ट स्टेप है ऑडिट का। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। और वो ये है दोस्तों, जरूरी इंफॉर्मेशन, कि देखिए इस चैप्टर के अंदर ना काफी सारे एग्जाम्पल्स यूज किए गए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के अंदर हमने यूज करे। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये रियल केस लॉ से इंस्पायर्ड है। मतलब एक्चुअली में ऑडिट की फील्ड में जो कुछ कर्म कांड हो चुके हैं, हमने उन्हीं केस लॉज को, रियल केस लॉज को यहां अपने लिए एग्जाम्पल में यूज करा है ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। हाँ, मैंने इनके एग्जाम्पल स्टोरीज में जो कैरेक्टर्स हैं उनको मैंने चेंज कर दिया है, थोड़ा फनी बना दिया है कैरेक्टर्स को। और वो ऐसा मैं क्यों किया है, इसकी 2 वजह है। पहला, क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग रही, मजा आए आप लोगों को। लाइफ में पहले ही बहुत सारी टेंशन है और हर किसी की लाइफ में बहुत टेंशन है, तो थोड़ा बहुत तो कहीं पर इंटरेस्टिंग आ जाए। बट दूसरा जो मेन एम है मेरा, जिसकी वजह से मैंने ये फनी कैरेक्टर्स यूज किए, वो ऐसा मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आप एग्जाम के अंदर बैठे हो, अगर मैं आपको रियल केस लॉज एग्जाम में तो आएगा नहीं, वो रियल केस लॉ की केस लॉ का नाम लिखो, एग्जाम में ऐसा पूछने को नहीं आता है। बट अगर मैं आपको ऑडिट में उन केस लॉज के नाम बताता रहूंगा, रिलायंस कंपनी वर्सेस अग्रवाल एंड फर्म एसोसिएट्स, इस तरह से, मैं तो आप कितने केस लॉज को ध्यान रखोगे और कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन सोचिए, वहीं पर अगर आप एग्जाम के अंदर अपना पेपर दे रहे हैं और वहां पर आपके पास में क्वेश्चन आता है यार ऑडिट एंगेजमेंट, और आपको जस्ट एकदम से क्लिक होता है यार मोहित सर ने ना क्लास में शाहरुख खान और राजपाल यादव का एग्जाम्पल दिया था ऑडिट एंगेजमेंट के लिए, बस आपको वो एग्जाम्पल ऑन द स्पॉट क्लिक हुआ, कॉन्सेप्ट ऑन द स्पॉट आपके माइंड में आ गया। तो ये जो कैरेक्टर्स मैंने यहां पर यूज करे हैं ये फनी जरूर हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनसे हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग पर या हम जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो हम अब लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ऑडिट एंगेजमेंट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है ऑडिट एंगेजमेंट। आखिर ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है?
आखिर ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट, अब वहां पर मत चले जाइएगा कि सर मेरा एक क्रश है और मैं उससे एंगेजमेंट करना चाहता हूं और मैं रिंग पहना दूंगा, हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी। एंगेज शब्द का मतलब क्या होता है? एंगेज शब्द का मतलब है कि मैंने आपको अपने काम के लिए एंगेज कर लिया, एसोसिएट कर लिया। अब आप मेरा पर्टिकुलर काम करेंगे, तब तक के लिए आप मेरे लिए एंगेज्ड हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही मजे से समझिए। देखिए, शाहरुख खान की एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है रेड चिलीज एंटरटेन। शाहरुख खान की एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। मूवी प्रोड्यूस करती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है ये कंपनी, अच्छा खासा प्रॉफिट है इसके अंदर। इसलिए इस कंपनी को लगा कि अब मुझे मेरी ऑडिट करानी पड़ेगी, तो कंपनी को ऑडिट कराने की एक जरूरत महसूस हुई। क्लियर है ये चीज? तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जो शाहरुख खान की कंपनी है, उनको पता लगा कि राजपाल यादव को हम अपने एग्जाम्पल के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट मान रहे हैं। क्लियर है? जो कि प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। राजपाल यादव की खुद की एक फर्म है, यादव एंड एसोसिएट्स करके, जिसका काम है कंपनीज की ऑडिट करना, कंपनी को ऑडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करना। गेटिंग माय पॉइंट? अब हमारी स्टोरी को दोबारा से देखते हैं कि शाहरुख खान की एक कंपनी है, कंपनी का नाम है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। और ये जो कंपनी है, अच्छे खासे प्रॉफिट कमा रही है और अब इस कंपनी को लग रहा है कि यार मेरे को अपने अकाउंट्स की ऑडिट करानी चाहिए। तो शाहरुख खान को और उसकी कंपनी को पता लगा। क्या पता लगा? पता लगा कि यार राजपाल यादव जो कि प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है, उनकी एक प्रैक्टिसिंग फर्म है जो कि ऑडिट करने का सर्विस प्रोवाइड करती है, और बहुत अच्छी फर्म है, अच्छी खासी ऑडिट करती है। मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो शाहरुख खान की कंपनी ने ऑफर दिया, शाहरुख खान की कंपनी ने ऑफर दिया किसको? राजपाल यादव की प्रैक्टिसिंग फर्म को। यहां पे राजपाल यादव सीए है। और क्या बोला कि आप प्लीज आएं और हमारी कंपनी की ऑडिट करें। राजपाल यादव खुश हो गए, बोले ठीक है यार, मेरा तो काम ही यही है, मेरा तो बिजनेस ही यही है, कंपनीज को ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करना। शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी मुझे बुला रही है, मैं बिल्कुल जाऊंगा, कंपनी की ऑडिट करके आऊंगा। तो राजपाल यादव अपनी पूरी टीम को लेकर, क्योंकि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बड़ी कंपनी है, एक आदमी तो ऑडिट कर नहीं पाएगा, फर्म के अंदर तीन चार लोग हैं, सीए हैं, सब लोग प्रैक्टिसिंग सीए, उनको लेकर चले गए राजपाल यादव। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की ऑडिट कर दी उन्होंने, हो गई ऑडिट, बना दी ऑडिट रिपोर्ट। तो राजपाल यादव की जो फर्म है, उन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से बोला कि मुझे मेरा पेमेंट दो। भाई मैंने आपको ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कर दी, अब मुझे मेरा पैसा दे दो। अब यहां पर शाहरुख खान की जो कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, इनके मन में आ गया धोखा। इनके मन में क्या आ गया? इनके मन में आ गई फ्रॉड करने की नियत। ये राजपाल यादव की प्रैक्टिसिंग फर्म को उनका रेम्युनरेशन, उनका जो पेमेंट बनता है वो नहीं देना चाहते। वो बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं देना इस प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट को, करिए इसने मेरी ऑडिट, पर मैं धोखा करना चाहता हूं, फ्रॉड करना चाहता हूं। तो शाहरुख खान की कंपनी ने बोला कि आपने तो हमारे यहां पर आकर टैक्स ऑडिट कर दी। क्यों कर दी टैक्स ऑडिट? हम तो आपसे टैक्स ऑडिट करवाना ही नहीं चाहते थे, हम तो आपसे स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना चाहते थे, या हम आपसे अपनी फाइनेंशियल ऑडिट करवाना चाहते थे, या हम आपसे पर्टिकुलर मैनेजमेंट ऑडिट करवाना चाहते थे, या हम आपसे कॉस्ट ऑडिट करवाना चाहते थे, या हम आपसे कहने का मतलब, शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जो कंपनी है, उसने राजपाल यादव की फर्म को बोला आपने टैक्स ऑडिट करी तो क्यों करी भैया? हम तो चाहते ही नहीं थे आप हमारी कंपनी की टैक्स ऑडिट करो, हम तो चाहते थे कि आप फलानी दूसरी ऑडिट कर दो। राजपाल यादव ने बोला बोला यार ये तो चोट हो गई मेरे साथ में। तो बेचारा राजपाल यादव चला गया आईसीएआई के पास, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट के पास में चला गया। बड़े ध्यान से सुनिए।
और वहां पर जाकर बेचारा क्या बोला, वहां पर जाकर बोला, बोला हमको तो लूट लिया रेड चिलीज एंटरटेनमेंट वालों ने। गाना गाने लगा, बोला ये दुनिया पीतल दी, बोला ये हमको तो भाई साहब रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने लूट लिया। आईसीआई ने बोला, बोला ये दुनिया पीतल की ही है। और ऐसा ही होता है, तुम कोई अकेले प्रैक्टिसिंग सीए नहीं हो जिसके साथ में किसी कंपनी ने ऑडिट ले ली और पेमेंट देने में इस तरह का नाटक किया जा रहा है। आप कोई पहला प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो जिसके साथ में ऐसा हो रहा है। ऐसा काफी टाइम से हो रहा है और शायद आगे भी ऐसा होता रहता। लेकिन अब सुनिएगा, लेकिन लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला राजपाल यादव से, बोला राजपाल जी इसी वजह से हमने एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाया है, SA 210। कौन सा है? SA 210, 210। और वो SA 210 आखिर क्या बोलता है? वो SA 210 आखिर क्या बोलता है? वो ये बोलता है, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो SA 210 ये बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी किसी प्रैक्टिसिंग सीए को अपना ऑडिटर बनाना चाहती है तो राइटिंग में, राइटिंग में ऑफर देगी, जिस ऑफर के अंदर वो सब लिखेगी कि साहब मेरी ये कंपनी है, मेरी कंपनी में इतने डिपार्टमेंट हैं और अभी तक ये ऑडिट करते थे, हम चाहते हैं आप हमारी ऑडिट करें और इस तरीके से ऑडिट करें, इतने टाइम में खत्म कर दें, टोटल हम आपको इतना पैसा देंगे, बीच में जो छुट्टियां रहेंगी वो ऐसे रहेंगी। पूरा डिटेल के साथ में, टर्म्स कंडीशंस के साथ में सब कुछ डिक्लेयर करके कंपनी ऑफर दे जिस भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो अपॉइंट करना चाहती है। इसको बोला जाता है एंगेजमेंट ऑफर या फिर अपॉइंटमेंट ऑफर। तो कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, एनी इंडियन कंपनी, कोई भी कंपनी अगर ऑडिट करवाना चाहती है और किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को या उसकी फर्म को चाहती है वो मेरी ऑडिट करे, पहले राइटिंग में, अंडरलाइन इट, पहले राइटिंग में वो उस प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑफर देगी जिसमें वो पूरा क्लैरिफिकेशन देगी, सभी डिटेल्स बताएगी कि भैया कौन सी ऑडिट करनी है, कैसे ऑडिट करनी है, कितना तुमको टोटल पैसा मिलेगा, कितना पैसा नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा ए से लेके जेड तक एक एक चीज बताई जाएगी। अरे ये मेरी बात यहां तक समझ में? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? उसके बाद वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट उस ऑफर को अच्छे से पढ़ेगा, उस ऑफर को अच्छे से समझेगा, और अगर उसे कुछ उसमें अपनी कंडीशंस डलवानी है, कुछ अपना चेंज करवाना है, तो वो मॉडिफिकेशन भी करवाएगा कंपनी से। और जब वो 100% कंफर्म हो जाएगा कि इस ऑफर में जो लिखा हुआ है ठीक है, मैं उस अकॉर्डिंगली ऑडिट करने को तैयार हूं, या मैं अपने और कुछ मॉडिफिकेशंस इसमें इंसर्ट करवा देता हूं, हो गए इंसर्ट, आफ्टर बीइंग 100% कंफर्म, उसके बाद में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कंफर्मेशन लेटर देता है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, कंफर्मेशन लेटर देता है। उस कंफर्मेशन लेटर को ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर बोला जाता है। कंपनी ने जो दिया वो ऑडिट अपॉइंटमेंट ऑफर था, सॉरी, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बोला जाता है, ऑफर नहीं, लेटर बोला जाता है, क्योंकि वो ऑफर थोड़ी दे रहा है प्रैक्टिसिंग, वो तो बोल रहा है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं दोबारा से बताता हूं कि कंपनी जो है वो राइटिंग में ऑफर देगी। ये कहां लिखा हुआ है? मैंने बोला ना, जो आपका ICAI है उन्होंने SA 210,
स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 बनाया, जिसके अंदर ये लिखा कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट को या उसकी फर्म को अपना ऑडिटर बनाना चाहती है तो उसके लिए उसे राइटिंग में पहले ऑफर देना पड़ेगा। उसे ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर या ऑडिट अपॉइंटमेंट ऑफर बोला जाएगा। प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट अच्छे से पढ़ेगा, पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा, अपनी टर्म्स कंडीशन उसमें डलवा लेगा। आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड 100% जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसके बाद में फिर वो अप्रूव करेगा। और कैसे अप्रूव करेगा प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट? प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट भी राइटिंग में लेटर दे रहा है। क्या कर रहा है? राइटिंग में लेटर दे रहा है। क्या बोल रहे हैं उस लेटर को? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। क्या लिखता है उस लेटर के अंदर? मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली शो करने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं दिखाता हूं आपको कि आपकी जो प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है, अगर उसके पास में किसी कंपनी का ऑफर आया कि आप हमारे, राइटिंग में ऑफर आया और उसमें लिखा हुआ है कि भैया इस तरीके से ऑडिट करने का है और इतना पैसा मिलेगा, एंड प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट उसको पढ़ के अगर कंफर्म कर रहा है तो वो राइटिंग में अपना कंफर्मेशन लेटर देता है। वो कंफर्मेशन लेटर में थोड़ा किस तरह से होता है, मैं इसका आपको एक थोड़ा सा डिटेल दिखाता हूं। देखिए, देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, मतलब वो कंफर्मेशन दे रहा है। किसको दे रहा है? जो भी कंपनी होगी एक्स वाई जेड, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और उसमें वो क्या लिख रहा है? उसमें वो लिख रहा है, देखिएगा उसमें वो लिख रहा है कि आई या वी। अगर अकेला प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है तो आई करके अपने आप को प्रनयन करेगा, और अगर पूरी फर्म है तो वी करके। टू दी लेटर, जो आपने हमें पहले लेटर दिया था, हम उसके लिए अब आपको ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हम आपके ऑडिट करने के लिए तैयार हैं। फिर वो उसमें देखो अब नीचे बताता है, पढ़ेंगे इसको, कि हम ऑडिट कैसे करेंगे। ऑडिट विल बी कंडक्टेड, किस ऑब्जेक्ट के साथ में कंडक्ट करेंगे, हम जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उनको फॉलो करके ऑडिट करेंगे। ठीक है, फिर देखिएगा पूरा वो एक एक चीज लिख के देता है। क्यों दे रहा है? ताकि कल को ना कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, कल को कोई झगड़ा ना हो जाए। देखिए ऑडिट में जब हम करेंगे, फाइनेंशियल कंट्रोल्स को चेक करेंगे, क्लियर है, हम आपके फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनका प्रिपरेशन चेक करेंगे, एक एक चीज, और लास्ट में अपने सिग्नेचर करके। तो ये कंफर्म कर रहा है। अब इससे क्या हो रहा है? या फिर जो आपका सीए इंस्टीट्यूट है, आईसीएआई, आखिर उसने ये SA 210 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 आखिर क्यों बनाया? ये ऑडिट एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आए? क्योंकि अब सोचिएगा स्टूडेंट, कि चलो अब की बार तो जो हमारा प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है राजपाल यादव, वो लॉस खा गया। वो बोला ठीक है यार, मेरे को शाहरुख खान की कंपनी नहीं दे रही है, अगर शाहरुख खान की कंपनी अगर मुझे नहीं दे रही है रेम्युनरेशन, पैसा मेरा, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये ईयर बीत गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर दोबारा से रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने राजपाल यादव की प्रैक्टिसिंग फर्म को अप्रोच किया और बोला सीए साहब आइए और हमारी कंपनी की ऑडिट कर दीजिए। उसने बोला बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, यही तो मेरा बिजनेस है, लेकिन पहले आप राइटिंग में मेरे को ऑफर दो। उस ऑफर के अंदर आप कैसे ऑडिट चाहते हो, कौन सी ऑडिट चाहते हो, कितने टाइम में ऑडिट चाहते हो, मुझे कितना पेमेंट मिलेगा, क्या टर्म्स कंडीशंस होंगी, वो सभी चीजें उस ऑफर में लिखकर मेंशन करो। मैं उस ऑफर को पढ़ूंगा, अगर मुझे लगेगा कि इस ऑफर में कुछ चेंज कराना चाहिए तो मैं आपको वो मॉडिफिकेशन के लिए बोलूंगा। एंड आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, अगर मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो उस केस में फिर मैं आपके पास में राइटिंग में कंफर्मेशन लेटर दूंगा। वो उसके बाद में ऑडिट स्टार्ट होगी। तो अब की बार राजपाल यादव पागल नहीं बना। हम एक दूसरा एग्जांपल लेने की सोचते हैं। लेट सपोज एक कंपनी है और कंपनी का नाम है आलतू फालतू कंपनी। कंपनी का क्या नाम है? आलतू फालतू, जलालतू कंपनी। उस कंपनी ने अपॉइंटमेंट ऑफर दिया किसको? एक मोटू पतलू प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, ये ऑडिट की सर्विस देते हैं, प्रैक्टिसिंग फर्म है।
आलतू फालतू कंपनी ने मोटू पतलू की सीए की प्रैक्टिसिंग फर्म को ऑडिट करने का ऑफर दिया राइटिंग में, जिसके अंदर अपनी तरफ से सभी डिटेल्स लिखी गई, कंप्लीट डिटेल्स, टर्म कंडीशन, कैसा किस तरीके का करना है। और ये जो मोटू पतलू है, इनके कंपनी ने उन सभी टर्म्स कंडीशंस को पढ़ा, समझा, कंपनी से अपनी सैलरी फिक्स करी, अपना पेमेंट फिक्स किया, एंड आफ्टर गेटिंग सेटिस्फाइड कि हां अब एकदम सब कुछ सही है, कंफर्मेशन लेटर को साइन किया, कंपनी से सील एंड साइन करवाया, उसके बाद में कंपनी के लिए ऑडिट करने जाएंगे। तो अब इससे फायदा क्या हो रहा है? अब इससे फायदा ये हो रहा है कि एग्रीमेंट बन चुका है। अब इससे फायदा क्या हो रहा है दोस्तों? इससे फायदा ये हो रहा है कि एग्रीमेंट बन चुका है और अब फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। तो क्या आपको यह समझ में आया कि ऑडिट एंगेजमेंट एक कंफर्मेशन लेटर होता है, जो कि ऑडिटर ऑडिट करने से पहले अपने क्लाइंट को राइटिंग में कंफर्म करता है कि मैं आपकी कंपनी में ऑडिट करने के लिए तैयार हूं, मैं पूरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ऑडिट करूंगा, मेरी ये पूरी टीम आएगी, इतने टाइम में हम ऑडिट कर देंगे, ये हमारा टोटल पैसा लगेगा। सभी चीजों को पहले क्लियर किया जाता है। और ये शुरू कैसे हुआ? पहले कंपनी ने ऑफर दिया, फिर उस प्रैक्टिसिंग ने कंफर्मेशन लेटर दिया, दोनों में एग्रीमेंट बन गया। अब फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा तो टेंशन वाली बात नहीं है, बोलेंगे भैया एग्रीमेंट है, जो लिखा है वैसा फॉलो कर लो, अदरवाइज कोर्ट अदालत तो बैठी है। पढ़ेंगे एक बार इसको। ऑडिट एंगेजमेंट एक फॉर्मल अग्रीमेंट है बिटवीन एन ऑडिटर एंड अ क्लाइंट। ऑब्वियस, बिल्कुल सही बात है कि ऑडिट एंगेजमेंट जो है वो एक एग्रीमेंट है। किसके बीच में एग्रीमेंट है? एक तो ऑडिटर के बीच में, और ऑडिटर का जो क्लाइंट मतलब कंपनी जो अपनी ऑडिट करवाना चाहती है, where the auditor agrees to examine and report on the client's financial statement। ऑडिटर बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूं आपकी कंपनी की ऑडिट करने के लिए, और मैं आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन देने को, अपनी रिपोर्ट देने को तैयार। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें फिक्स कर ली जाती हैं? स्कोप कि भैया कैसे ऑडिट करी जाएगी, कौन सी ऑडिट करी जाएगी, किस ऑब्जेक्टिव के साथ में ऑडिट करी जाएगी। मैंने अभी आपको दिखाया था ना, देखिए देखिए कि हम जो ऑडिट कंडक्ट करेंगे वो किस ऑब्जेक्टिव से कंडक्ट करेंगे, कि हम पूरे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को फॉलो करेंगे, हम कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करेंगे, कंपनी में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बताएंगे, जो लॉस है वो लॉस बताएंगे ट्रू एंड फेयर मैनर में। तो ये सब कुछ इस ऑफर के अंदर डिसाइड किया जा रहा है। सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्लैरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। और ऑडिट प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसेंशियल होता है, इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। इजी है, समझ में आया यहां तक? अब आप सोचिए कि, अब एक चीज सोचिएगा, अगर मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल पे ले जाता हूं, मजा आएगा आपको, बड़ी ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देंगे अपन। लेट सपोज कि अमिताभ बच्चन यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है, इनकी फर्म है प्रैक्टिसिंग फर्म। एक दिन की बात है कि अमिताभ बच्चन साहब अपने घर पहुंचे, हंसते हंसते एकदम खिलखिलाते से अपने घर पहुंचे अपने माँ के पास, और बोले माँ, मुझे ना एक बहुत बड़ी कंपनी की ऑडिट करने का मौका मिला है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मेरी प्रैक्टिसिंग फर्म है, और आज मेरे को एक बहुत बड़ी कंपनी की ऑडिट करने का मौका मिला है माँ। माँ बोली, बोला शाबाश बेटा, वेरी गुड। पर कौन सी कंपनी, मतलब कैसे करेगा ये ऑडिट? ये ऑडिट होती कैसे है, शुरू कैसे होती है? अब सुनिएगा दोस्तों, अमिताभ बच्चन क्या बोला, बोला मां शुरू कैसे होती है, मैं आपको स्टेप वन बताता हूं। सबसे पहले कंपनी मुझे राइटिंग में ऑफर देती है, जैसे मैं ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर या अपॉइंटमेंट ऑफर बोलता हूं। फिर मैं उसको पढ़ता हूं, समझता हूं, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करवाता हूं, और मैं राइटिंग में कंफर्मेशन लेटर देता हूं, जिसे ऑडिट एंगेजमेंट अग्रीमेंट बोला जाता है। जैसे ही मैं अपना कंफर्मेशन देता हूं,
तब ये पक्का हो जाता है एंगेजमेंट, सगाई हो जाती है, मेरी और कंपनी की सगाई हो गई, एंगेज हो गए हम। अब मैं 2 महीने के लिए उस कंपनी के लिए एंगेज हो गया, 2 महीने तक मैं उस कंपनी को ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करूंगा। ये स्टेप 1 होता है। ये क्या होता है? ये स्टेप 1 होता है। अब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, हालांकि अगर अभी तक मैंने जो आपको बताया, अगर वो आपने अच्छे से सिर्फ सुना, तो मैं आपको ये गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि आपको अब आगे जो मैं ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं वो आपको आते हैं। जैसे, व्हाई ऑडिट एंगेजमेंट अग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड? क्यों उसकी जरूरत है? या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों नेसेसरी है ऑडिट एंगेजमेंट अग्रीमेंट, या क्वेश्चन आ सकता है ऑडिट एंगेजमेंट अग्रीमेंट क्यों यूजफुल है। क्या अब आप खुद से बिना पढ़े खुद से लिखकर आ सकते हो? बिकॉज सर ऑडिट एंगेजमेंट एग्रीमेंट जो है वो कंफर्म कर देता है नेचर ऑफ स्कोप को, ऑब्जेक्टिव्स को, सभी टर्म्स कंडीशंस को, ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। इससे ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो जाती है कि उसे किस तरीके से ऑडिट करनी है, और कंपनी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है कि उसे ऑडिटर को कोऑर्डिनेट करना है, प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स उसको हैंडओवर करने हैं, उसको कोऑर्डिनेट करना है, और लास्ट में उसको उसका पेमेंट दे देना है। इसलिए ये एंगेजमेंट अग्रीमेंट बहुत जरूरी होता है। यही लिख कर आओगे आप, और आंसर भी सही है दोस्तों आपका। पढ़ लेते हैं। Such an agreement play a significant role in the conduct of audit of client. Obviously कि किसी कंपनी की ऑडिट करनी है तो सबसे पहले एंगेजमेंट एग्रीमेंट बनाना चाहिए। क्यों? Because if the auditor is held responsible for anything beyond the nature and scope, let's suppose दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आपको यहां पर सीएमए इंटर की ऑडिट पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यहां पर सीएमए इंटर की ऑडिट पढ़ा रहा हूं। आपको सीएमए इंटर का इसी सब्जेक्ट का जो अकाउंट्स है वो कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर कल को आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे किस चीज के लिए या मुझे किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो? ऑडिट के लिए, कि मोहित सर आपने हमें ऑडिट पढ़ाई, देखो इसमें हमें ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। एंड आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि हाँ मैं सॉल्व करूंगा यार, मेरा और तुम्हारा एग्रीमेंट है दोस्त, मैं करूंगा दोस्त। पर एक बात बताइए, अग्रीमेंट जब आपका और मेरा हुआ तो मैंने क्या बोला? मैं आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा। आपने क्या बोला? मोहित जी आपसे ऑडिट पढ़ने का है हमको। यही एग्रीमेंट है। आप मेरे को रेस्पॉन्सिबल कर रहे हो अकाउंट्स के लिए कि सर अकाउंट्स में चैप्टर 3 में फलाना एंट्री मेरे को समझ में नहीं आई, ये आपकी गलती। अरे मेरी कैसे गलती है यार? अग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है दोस्त। अरे भैया, मेरे और आपके बीच में जो एग्रीमेंट बना था ना, उसमें क्या नेचर था, क्या स्कोप था? कि मैं आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा, 50 नंबर का पेपर। उसमें ये कहीं भी नहीं था कि मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स का 3rd चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी मैं सॉल्व करूं। आप ये जो ऑडिट एंगेजमेंट एग्रीमेंट है, ये दोनों के लिए यूजफुल है। क्लाइंट मतलब कंपनी जिसकी ऑडिट हो रही है, और प्रैक्टिसिंग सीए जो ऑडिट कर रहा है। कंपनी उस प्रैक्टिसिंग सीए को ऐसे किसी मैटर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती जो कि उस एंगेजमेंट ऑफर के अंदर लेटर में लिखा ही नहीं, एग्रीमेंट में। उसमें लिखा हुआ है कि मैं आपकी ये ऑडिट करूंगा, मैं आपके परचेज सेल डिपार्टमेंट की ऑडिट करूंगा, अदर डिपार्टमेंट को नहीं देखूंगा। अब कंपनी बोल रही है कि यार तुमने मेरे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को चेक नहीं किया। अरे भाई यार, लिखा ही नहीं था यार एग्रीमेंट में, यार लिखा ही नहीं था। तो जितना अग्रीमेंट में लिखा हुआ है उतने के लिए ही ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल है, कंपनी उसके बियॉन्ड उसे रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती। देखो ऑडिटर के फायदे में बात कर रहा है ये। बियॉन्ड द नेचर एंड स्कोप ऑफ द करंट एंगेजमेंट, उसको बिना किसी डाउट के छोड़ दिया जाएगा। बोले यार ये इसका फॉल्ट ही नहीं है, ये इसके काम में ही नहीं है, ये इसका एग्रीमेंट। आज आप मेरे से ऑडिट पढ़ रहे हो यार दोस्त, आपको ओएमएसएम में प्रॉब्लम है, मैं मेरे को थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे। जिससे आपका ओएमएसएम पढ़ने का एग्रीमेंट हुआ है उससे को ठहराओ। ऑडिट में प्रॉब्लम है तो मेरे से बात करो ना, उसके लिए आप मेरे ऊपर डाउटफुल हो, उसके लिए मैं आपके लिए रेस्पॉन्सिबल। और क्यों जरूरी होता है ऑडिट एंगेजमेंट? इन एडिशन, existence of an agreement can easily avoid any misunderstanding। फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, ये बात है दोस्तों, और ये रियल बात बता रहा हूं मैं आपको, रियल।
और आप कभी लाइफ में जब बनोगे ना, मुझे पता है जब बन जाओगे, आप भी ये गलती कभी मत कीजिएगा। मैंने पर्सनली एक गलती करी थी जयपुर के अंदर ना। 2015 में क्या हुआ यार दोस्तों, आपके जैसे जो हमारे पुराने बच्चे थे, सीए के, सीएस के, सीएमए के, सभी के, इवन लॉ के, मैं एलएलबी एलएलएम के, उनका बड़ा प्यार मिला। बच्चे पढ़ने आए और अच्छी खासी हमारी अर्निंग हुई। तो जब पैसा आया, तो मेरा जो नेटिव प्लेस है जहां मैं रहता हूं, वो राजस्थान के अंदर एक भरतपुर करके जगह है। वहां से थोड़ा सा दूरी पर जाकर मेरा नेटिव प्लेस बनता है, वहां से भी दूर है थोड़ा। भरतपुर थोड़ी फेमस जगह है वहां पर। लेकिन मैं रहता था जयपुर में, क्योंकि राजस्थान की कैपिटल है, राजधानी है जयपुर, वही है सभी कुछ अच्छी चीज है। वही पढ़ाया करते थे हम। पैसा आ गया तो मुझे लगा कि यार घर खरीदना चाहिए। तो मैंने एक फ्लैट परचेज करने का सोचा। मैंने ब्रोकर से बोला कि यार फ्लैट चाहिए मेरे को, ऐसा ऐसा मेरी रिक्वायरमेंट है, इतना मेरा बजट है, आप फ्लैट दिखाओ, कोई अच्छा हो तो बताइएगा मेरे को। संडे के दिन फ्री रहता हूँ, तो उस दिन क्लास नहीं होती, मैं मिल लूंगा आपसे। उसने 4 5 6 7 फ्लैट बताए, उनमें से एक नई बिल्डिंग बन रही थी। और जो नई बिल्डिंग का बिल्डर था, जो बना रहा था, वो मेरे इस नेटिव प्लेस के पास का ही था। तो होता है ना कि आप अगर कहीं बाहर हो, सपोज करो आप पुणे से बिलोंग करते हो, लेट सपोज यू बिलोंग टू पुणे, एंड आप इस वक्त साउथ में हो, और वहां साउथ में कोई पुणे का बंदा आपको मिल जाए, तो एकदम इंटरनल फीलिंग आ जाती है कि अरे बाप रे यार, मेरे एरिया का आदमी है ये, बताए ना ऐसा। मुझे लगा यार ये मेरे एरिया का आदमी है, ठीक है मैं इसी से परचेज कर लेता हूं। और मेरा और उसका जो सौदा तय हुआ, वो तय हो गया 81 लाख रुपीज में। कि 81 लाख 81 लाख रुपीज मेरे को देने का है, और फ्लैट मेरे नाम पे। उसमें से मैंने कुछ टोकन अमाउंट उसको दे दिया, और फिर धीरे धीरे करके मैं पेमेंट दे रहा था बिफोर टेकिंग पोजेशन नहीं लिया था, रजिस्ट्री नहीं हुई थी, बट कर रहे थे पेमेंट। एक दिन वो बिल्डर मेरे से बोला मोहित भैया, आपका यार 83 लाख रुपीज है ना, उसमें से इतना बचा है। मैंने कहा नहीं नहीं, 83 नहीं है, 81 है। बोला अरे नहीं भैया, 83 है। अरे मैंने कहा यार भैया कैसी बात कर रहे हो यार, बैठ के बात हुई है, पूरा सब कुछ तय हुआ है, उसके बाद में मैंने बोला है कि मैं परचेज कर रहा हूँ, 81 पर अपना तय हुआ है, अग्री हुआ है। बोला नहीं नहीं भैया, 83 है। वहां मुझे फील हुआ कि यार मैंने ना अग्रीमेंट नहीं किया। अगर राइटिंग में एग्रीमेंट होता अगर राइटिंग में एग्रीमेंट होता, ऐसा कोई मैटर उठता ही नहीं। ना वो उसे कुछ बोलने का पड़ता, ना मुझे कुछ बोलने का पड़ता, अग्रीमेंट में लिखा होता मैटर। इसीलिए आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, ये 81 लैक्स तो काफी ठीक अमाउंट हो जाता है बच्चों। मैं तो आपसे बोल रहा हूं, आप अगर 10,000 का भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, एंश्योर इट, मेक श्योर कि वो जो आपका ट्रांजैक्शन है, या तो आप ऑनलाइन कर रहे हो, रिकॉर्ड रहे बैंक अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में वो रिप्रेजेंट हो, या फिर दोस्तों अग्रीमेंट करके किएगा, विटनेस सामने रखिएगा। लॉस हो सकता है कभी। तो ये समझ में आया हमको कि फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स है उनसे बचा लेता है हमको ये। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। व्हाट आर दी कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर? कि जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है, जो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कंफर्मेशन दे रहा है कि ठीक है मैं आपकी ऑडिट करने के लिए तैयार हूं, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, और ये कहां पर लिखा हुआ है? SA 210। अब आप देखिएगा, इससे पहले हमने जो एक चैप्टर पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको ये पूरे चार्ट बताए थे, और मैंने आपको कैटेगरीज भी बताई थी कि कहां से कहां तक ये है। उसमें मैंने आपको बोला था कि आपकी बुक के अंदर ना क्लासिफिकेशन और दिया हुआ है। अब आप देखिए, SA 210 किस बारे में बात करता है? एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, वही पढ़ रहे हैं हम। कंपनी ने अपनी टर्म्स बताई है, और प्रैक्टिसिंग सीए उसको पढ़ के अग्री कर रहा है। तो जब वो अग्री कर रहा है और अपना कंफर्मेशन लेटर दे रहा है, तो उस कंफर्मेशन लेटर में वो क्या क्या लिख कर दे रहा है, ये बात SA 210 में लिखी हुई है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, कि भैया मैं आपकी ऑडिट किस तरीके से करूंगा। मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑडिटर ये लिख कर देता है कि सुनिए मैं आपकी कंपनी में ऑडिट करने आऊंगा,
ऑडिट किसकी करूंगा? आप मुझे अपने स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड आपके मैनेजमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं जब तक आपकी कंपनी में ऑडिट करूंगा तब तक मुझे प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे। ऐसा नहीं है मैं ऑडिट करने के लिए आ गया और मैं उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूं, वो दे ही नहीं रहे, मैं बोल रहा हूं डेटर्स के नंबर दो, क्रेडिटर्स के नंबर दो, मेरी बात कराओ, बोर्ड मीटिंग कराओ, जनरल मीटिंग करा ही नहीं। ऐसा नहीं, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा दोस्त। ये लिखेगा, जो ऑडिटर होता है वो क्लियरली लिखता है एक एक चीज, एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस, कि मैं अगर आपकी ऑडिट करने आ रहा हूं तो मुझे बता दीजिए कहां कहां मेरी लिमिटेशंस है और कहां लिमिटेशन नहीं है। ये वाली लिमिटेशन तो मैं नहीं मान पाऊंगा, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं मान पाऊंगा। प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए तो मेरे को ये काम करना पड़ेगा। हाँ, ये मैं आपकी लिमिटेशन मान लूंगा इन चीज। जैसे क्या होता है ना, आपने एक मूवी देखो, आप रेड एक मूवी देखिएगा, रेड अजय देवगन की मूवी है। आपको ध्यान हो, दो फर्स्ट वाली बोल रहा हूं मैं ना, रेड वन बोल रहा हूं, स्टार्टिंग पहले जो आई थी, सौरभ शुक्ला जो उसमें नेगेटिव है। आपको अगर याद हो दोस्तों, तो उसके अंदर ना एक सीन आता है जहां पर अजय देवगन, आप अजय देवगन को ऑडिटर मान लो, और जहां रेड हो रही है सौरभ शुक्ला के घर, उसको कंपनी मान लो। वो वहां पर रेड करने के लिए आता है। वो बोलता है यार मैंने सब जगह चेक कर ली लेकिन कहीं पर कोई पैसा नहीं मिला, मंदिर रह गया है, मंदिर रह गया है। और जब वो मंदिर के अंदर जाने वाला होता है, वहां पर घर वाले बोलते हैं यहां नहीं भाई साहब, बहुत हो गया तुमने सब चेक लिया, यहां नहीं, यहां हमारी आस्था जुड़ी है, यहां हमारी आस्था जुड़ी, यहां नहीं जा पाओगे। पहले ही बता देता हूं लिमिटेशन क्या होता है। कंपनी कुछ लिमिटेशंस बताती है कि आप सब कुछ चेक करो, हर स्टेटमेंट को चेक करो, हर डिपार्टमेंट को चेक करो, हर डॉक्यूमेंट को चेक करो। कुछ लिमिटेशंस हैं भाई साहब, यहां पर हमारी आस्था जुड़ी है, ये हमारा दादाजी ने करवाया था, हम इसको तोड़ने नहीं, कुछ भी एक्स वाई जेड। अच्छा, उनमें से कुछ लिमिटेशंस ऐसी होती हैं जो ऑडिटर बोलता है कि ठीक है सर, मैं ऑडिट करते वक्त ये चीजें का ध्यान रखूंगा। कुछ ऐसी होती है वो बोलता है सर ये फॉलो नहीं हो पाएंगे, इस पर लिमिटेशन मत लगाओ, ये तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि इसको चेक किए बिना तो मैं प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट बनाकर नहीं दे सकता। तो वो ऑडिट एंगेजमेंट में पहले ही बताता है कि क्या लिमिटेशन फॉलो होगी, क्या फॉलो नहीं होगी। नीड फॉर यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, कि भैया आपकी कंपनी का जो सीए है उसको मेरे को पास में बुला देना, उसी ने तो अकाउंट्स बनाए, मैं उससे जांच पड़ताल करूंगा। मैनेजमेंट कंफर्मेशन लेटर, मेरे को मैनेजमेंट भी कंफर्म करेगा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो सब चीजें। ऑडिटर की लाइबिलिटी क्या होगी, मुझे किस तरीके से ऑडिट करनी है, वो अपनी लाइबिलिटी भी वहां पर बताएगा। उसकी ऑडिट फीस जो है वो कितनी है और ये कैसे निकाली गई है, किस बेस, किस आधार पर निकाली गई है, किस बेस। आज एक और चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। आज समझिए एक कंपनी है, लास्ट ईयर उसका जो ऑडिटर आया, उस ऑडिटर को फीस दी गई, लेट सपोज ऑडिट करने की फीस दी गई 5 लाख, लेकिन अब करंट ईयर में जो ऑडिटर आया है उसको फीस दी गई है 15 लाख। सडनली 10 लाख का इंक्रीमेंट क्यों हुआ? ये 10 लाख रुपए इंक्रीज क्यों हुए सडनली, ऐसा क्या हुआ है? तो बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों हुआ भैया कि सडनली 15 लाख रुपए मांगे, कंपनी पे कर रही है। यहां पर अब डाउट क्रिएट होता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि इस ऑडिटर से कंपनी की सेटिंग हो गई है, ये 15 लाख मतलब एक तरह से रिश्वत के नाम पे दिए जा रहे हैं। कैसे कंप्यूट किया? क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है? क्या कंपनी की ब्रांचेस बढ़ गई हैं? ऑडिट करने में टाइम ज्यादा लगेगा। और पुराना वाला ऑडिटर तो सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस लेके चलता था, ये तो 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर चलता है। बेसिस क्या है, किस तरीके से ऑडिटर की फीस कंप्यूट करिए ताकि ये प्रूव हो ना कि उसको सही फीस मिल रही है, ना ज्यादा ना कम, डिजर्व करता है, वर्थ है उतनी। बिलिंग अरेंजमेंट, कैसे बिलिंग होगी, फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, अदर कम्युनिकेशन, अगर कोई और दूसरा, कि भैया अगर कल को मान के चलिए ऑडिटर को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करनी है, कैसे करेगा, मेल पे करेगा, फोन पे करेगा, राइटिंग में उसे कोई लेटर वेटर देना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होगा, रिपोर्ट जो है वो वैलिडिटी कैसे होगी उसकी। जब रिपोर्ट बन जाएगी तो उसका ऑथेंटिकेशन होगा, ऑडिटर साइन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करेंगे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में उसे फॉरवर्ड किया जाएगा। ये सब चीजें, ये पूरी की पूरी चीजें
इस ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर हर वो बात आती है जिससे फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, वही सॉल्व हो जाए, सब कुछ लिखा जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक बिंदास समझ में आ गया, आपने जो मुझे एग्जाम्पल यहां पर समझाए वो भी समझ में आ गया, ऑडिट एंगेजमेंट मेरा यहां पर खत्म हो चुका है, यहां तक मुझे 1% की भी प्रॉब्लम नहीं, ऑडिट एंगेजमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर। देखिए मैंने आपको ना क्लास की स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि हमारी जो क्लासेस हैं वो 51 क्लास 55 मिनट 55 मिनट से ज्यादा की ना, मतलब 55 से 60 के बीच में रहे, ताकि आपको बोरियत भी ना हो, पढ़ने में भी मजा आए। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में क्या है, ये जो चैप्टर के अंदर कंटेंट्स है ना, मैं चाहता हूं इनको आप सेपरेटली सेपरेटली पहले आराम आराम से समझो, भगदड़ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करो। मेरे को पता है अभी क्लास सिर्फ 42 मिनट्स की हुई है, बट मैं आज इस क्लास को यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। ऑडिट प्रोग्राम को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसका रीजन क्या है, मैं चाहता हूं ऑडिट एंगेजमेंट को आप अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, बढ़िया से पढ़ लो, बढ़िया से समझ लो, फिर हम आगे ऑडिट प्रोग्राम को अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है ये चीज, ताकि रिवीजन हो जाएगा ना, ऑडिट प्रोग्राम को पढ़ने में और भी मजा आएगा। क्लियर है ये चीज। तो चलिए चलते हैं बच्चों, अब हम लोग अपनी मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर बच्चों।